आइए हम लोग आज एक नए टॉपिक का अध्ययन करें और वो नया टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या हैं? तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाए जाते हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस कहते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते कैसे हैं? तो एक सबस्ट्रेट होता है, उस पर रिएजेंट का अटैक होता है और सबस्ट्रेट के बॉन्ड टूटते हैं और टूटने के बाद प्रोडक्ट मिलता है। साथ में अदर्स भी मिलते हैं, इनको हम लोग बाई प्रोडक्ट कहते हैं। ये सबस्ट्रेट क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। सबस्ट्रेट हमने और रिएक्शन की परिभाषा आपको बताइए कि रिएक्शन किसे कहते हैं। तो हमने बताया था कि पुराने बंधन का टूट जाना, नए बंधन का बनना, तत्पश्चात नए यौगिक का निर्मित। हाँ, पुराने बंधन टूटते हैं, दादाजी के बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, नए नए जो आगंतुक आएंगे उनसे बंधन बनेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बंधन टूटेंगे और फिर प्रोडक्ट। तो जिसका बंधन टूटेगा वो सबस्ट्रेट, और उसी के बंधन के टूटने से प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो सबस्ट्रेट कौन है? जिसके बंधन टूटेंगे। सबस्ट्रेट का बंधन क्यों टूटेगा? तो उस पर रिएजेंट अटैक करेगा। तो रिएजेंट कौन है? अटैकर। ये अटैकर है, ये अटैक करेगा, इसका बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड के टूटने से प्रोडक्ट बनेगा। जब इसके बॉन्ड टूटेंगे तो और भी कई प्रोडक्ट सह उत्पाद का निर्माण हो सकता है। तो हम लोग इन तमाम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। फिर प्रश्न उठता है कि इसमें मैकेनिज्म्स क्या है? मैकेनिज्म क्या है? इसको बोलते हैं क्रियाविधि। क्रियाविधि का अर्थ है ये रिएजेंट का सबस्ट्रेट पे अटैक। इसलिए कि प्रोडक्ट एकदम से बनता नहीं है कि आप कहें कि प्रोडक्ट बन गया, ऐसा कुछ होता है। तो प्रोडक्ट जब बनता है तो कैसे बनता है? तो सबस्ट्रेट का के ऊपर रिएजेंट का अटैक, कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना, फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अटैक ऑफ रिएजेंट ऑन सबस्ट्रेट, अटैक of sub reagent on substrate, रिएजेंट का सबस्ट्रेट पे अटैक, पहली बात। नंबर 2, फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है। फिर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर जब बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड में होता कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा। नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट बनेगा, देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये पांचों घटनाएं होती हैं, ये
इन्हीं को जब रिएक्शन के माध्यम से शो किया जाता है, रिएक्शन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कहते हैं या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है? तो रिएजेंट का सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक, कोवेलेंट बॉन्ड का टूट जाना, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना, इंटरमीडिएट का बनना और तत्पश्चात उत्पाद का निर्माण, इन तमाम घटनाओं को जब रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कहते हैं। फिर से सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है? तो सबस्ट्रेट यानी आधार के ऊपर रिएजेंट अभिकर्मक का आक्रमण, सहसंयोजक बंधन का टूटना, इलेक्ट्रॉन का समायोजन, इंटरमीडिएट का माध्यमिक यौगिक का बनना, तत्पश्चात उत्पाद का निर्माण, इन तमाम घटनाओं को जब रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कहते हैं। हम लोग बात करेंगे इसके बाद, तो बात कर रहे थे कि क्या है मैकेनिज्म, इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं बॉन्ड फ्यूजन क्या है। बॉन्ड फ्यूजन तो सबस्ट्रेट के ऊपर जब रिएजेंट अटैक करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना ही बॉन्ड फ्यूजन या क्लीवेज कहलाता है। क्लीवेज मीन्स टूटना, फ्यूजन, लिसिस, ये सब एक ही शब्द हैं और उसी को कहा जा रहा है। तो बॉन्ड फ्यूजन जब होता है तो बॉन्ड फ्यूजन दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं होमोलिसिस या होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन, और दूसरे को बोलते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन। हेटेरोलिटिक फ्यूजन तो इसको बोलते हैं होमोलिसिस, और इसको बोलते हैं हेटेरोलिसिस। तो जब होमोलिसिस होता है तो दो परमाणु या समूह जिनके बीच में बंधन होता है, इस बंधन में जो एक बंधन में, एक सहसंयोजक बंधन में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक साझेदार परमाणु की तरफ चलते हैं। इसको आप समझ पा रहे होंगे, ये यहाँ ये सब उपयोग किए जाएंगे। अगर ऐसा एरो उपयोग किया जाएगा, इट मीन्स मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चलना दिखाया जाएगा। अगर ऐसा एरो उपयोग किया जाएगा, कर्व्ड एरो, तो ऐसा उपयोग किया जाएगा, तो इसको कहेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अगर ये बॉन्ड में ऐसा एरो उपयोग किया जाएगा तो जिधर एरो रहेगा इट मीन्स उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, पोलराइजेशन को दिखाने के लिए ऐसा उपयोग किया जाएगा। तो इस सभी साइन को हम लोग समझेंगे यहाँ। तो क्या होता है कि दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन इस ए के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ए के पास, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के दोनों समूह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं होमोलिसिस या होमोलिटिक फ्यूजन। और ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या समूह प्राप्त होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है, आप समझ गए ना, कि होमोलिसिस फ्यूजन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु या समूह प्राप्त होते हैं, ए एटॉम भी हो सकता है और ए न्यूक्लियस भी हो सकता है। ए एटॉम भी हो सकता है और ए न्यूक्लियस भी हो सकता है। ए एटॉम भी हो सकता है और ए न्यूक्लियस भी हो सकता है। ए एटॉम भी हो सकता है और ए न्यूक्लियस भी हो सकता है। ए एटॉम भी हो सकता है और ए न्यूक्लियस भी हो सकता है। ए एटॉम भी हो सकता है और ए न्यूक्लियस भी हो सकता है। ए एटॉम भी हो सकता है और ए न्यूक्लियस भी हो सकता है। ए एटॉम भी हो सकता है और ए न्यूक्लियस भी हो सकता है। ए एटॉम भी हो सकता है और ए न्यूक्लियस भी हो सकता है। ए एटॉम भी हो सकता है और ए न्यूक्लियस भी हो सकता है। ए एटॉम भी हो सकता है और ए न्यूक्लियस भी हो सकता है। ए एटॉम भी हो सकता है और ए न्यूक्लियस भी हो सकता है। ए एटॉम भी हो सकता है और ए न्यूक्लियस भी हो सकता है। ए एटॉम भी हो सकता है और ए न्यूक्लियस भी हो सकता है। ए एटॉम भी हो सकता है और ए न्यूक्लियस भी हो सकता है। ए एटॉम भी हो सकता
ग्रुप भी हो सकता है। ग्रुप जानते हैं ना, ग्रुप का अर्थ होता है जो एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के निर्मित होता हो और जिसमें 2, 4, 5 लोग एक साथ होते हैं, वो ग्रुप है। अगर आप ग्रुप बना रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप किसी उद्देश्य की पूर्ति चाहते हैं, आप कुछ कराना चाहते हैं, और जैसे ही वो काम हो जाता है उस ग्रुप की अहमियत समाप्त हो जाती है, वो ग्रुप समाप्त हो जाता है। तो ये ग्रुप या परमाणु है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हेंस, और ये प्राप्त हो रहा है होमोलिटिक फिजन से, तब इसको देन दिस ग्रुप इज नोन एज फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं मुक्त मूलक। इसके बारे में मैं और बताऊंगा, ये इंटरमीडिएट है, इसकी चर्चा की जाएगी। हेट्रोलिटिक फिजन क्या है? तो हेट्रोलिटिक फिजन में ये ए है और ये बी है, ये दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, और तब अटैकर के अटैक से ये बॉन्ड टूटता है और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटॉम या ग्रुप के तरफ चले जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार एक पे धनावेश हो जाता है और जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पर ऋणावेश हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस क्या है और होमोलिसिस क्या है? अगर ये कार्बनिक यौगिक है तो ये कार्बन होगा, ये भी कार्बन हो सकता है या कोई दूसरा एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब हो सकते हैं। यहाँ भी ऐसे ही ये दोनों कार्बन हो सकते हैं या एक कार्बन और दूसरा कार्बन से कोई जुड़ा समूह हो सकता है। अगर ये हेट्रोलिटिक फिजन होता है और हेट्रोलिसिस के बाद जो समूह प्राप्त होता है वो कार्बन युक्त होता है और उसके ऊपर धनावेश होता है, तो उसको कार्बोनियम आयन कहते हैं। ऐसा अगर होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। और यदि ऐसा होगा तो इसको बोलते हैं कार्ब एनायन। यानी दो प्रकार के हेट्रोलिटिक फिजन से कार्बन युक्त समूह प्राप्त होने की संभावना है। एक जब कार्बन के ऊपर धनावेश हो और दूसरा जब कार्बन के ऊपर ऋणावेश हो। धनावेश होगा तो कार्बोनियम है और ऋणावेश होगा तो कार्ब एनायन। अब ऋणावेश कब होगा, धनावेश कब होगा? आप ये जानते हैं कि जब कार्बन से जुड़ा हुआ ये यहाँ पर कोई कार्बन हो और यहाँ पर कोई समूह जुड़ा हो और ये हेलोजन हो, तो जाहिर सी बात है हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन दैट ऑफ कार्बन। हेंस आफ्टर फिजन ऑफ दिस बॉन्ड X माइनस और ये C प्लस प्राप्त हो, देन दैट इज नोन एज कार्बोनियम आयन। ये कार्बोनियम आयन हो जाएगा। लेकिन आप सोचो ये हेलोजन की जगह कोई लेस निगेटिव एलिमेंट होता, ये मेटल है और कार्बन से जुड़ा है, तो फिर क्या होता? तो बॉन्ड जब टूटता तो इलेक्ट्रॉन किस पे आते हैं? कार्बन पे। तो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, और तब इसको बोलते हैं हम लोग कार्ब एनायन। समझ रहे हैं ना? तो कब कार्बन है कब कार्बोनियम है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा था पता है आपको? हम लोगों ने यहाँ ये लिखा था A B A प्लस B माइनस, ये। तो हम लोगों ने देखा कि फिजन होमोलिटिक होगा, हेट्रोलिटिक होगा। कोई अब पूछे आपसे कि होमोलिसिस हेट्रोलिसिस में क्या अंतर है, या होमोलिटिक फिजन हेट्रोलिटिक फिजन से क्या समझते हैं, तो
जब कोवेलेंट बॉन्ड इस प्रकार टूटता है कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग संबंधित जुड़े हुए परमाणु या समूह के पास एक एक चले जाते हैं, तो इसे हम लोग होमोलिसिस कहते हैं। हेट्रोलिसिस में क्या होता है या हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है, तो जब सहसंयोजक बंधन में साझे के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ बंधन के टूटने के बाद शिफ्ट हो जाते हैं, तो उससे ऋणावेश और संगत परमाणु या समूह पर धनावेश हो जाता है और इसको हम लोग हेट्रोलिटिक फिजन कहते हैं। और होमोलिटिक फिजन के फलस्वरूप जो प्राप्त होते हैं समूह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त, इन्हें हम लोग मुक्त मूलक कहते हैं। लेकिन इनके बाद जो समूह प्राप्त होते हैं, अगर वो कार्बन युक्त हैं तो कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन, ये दो समूह प्राप्त होने की संभावना है। ये प्राप्त हो सकता है और ये प्राप्त हो सकता है, ये प्राप्त हो सकता है, ये दो समूह प्राप्त हो सकते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी। ये तीनों इंटरमीडिएट हैं और इनके बारे में अभी हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन बॉन्ड का जो फिजन है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ बॉन्ड फिजन, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ influencing factors of बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, दूसरा कैरेक्टर ऑफ रिएजेंट, तीसरा नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड कंडीशंस ऑफ रिएक्शन। ये बातें हैं जो प्रभावित करती हैं बंधन के टूटने को, ठीक। इसलिए कि ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग लिखे हैं, तो प्रोडक्ट्स में दोनों हैं। कौन है? तो एक मेन प्रोडक्ट है और एक बाई प्रोडक्ट है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी तासीर कैसी है, उसके साथ हो सकता है कि कोई बाई प्रोडक्ट बन रहा हो और बाई प्रोडक्ट बने और वो कैटलिस्ट का काम करने लगे, तो रिएक्शन में परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि सबस्ट्रेट कैसा है, किसी पे कोई अटैक करता है तो अटैकर तो खराब है ही, लेकिन सबस्ट्रेट ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे अटैकर उस पर अटैक कर रहा है। ये बातें जब कही जाती हैं तो हल्ला होने लगता है, मुश्किलें आने लगती हैं, लेकिन ये अंदर की केमिस्ट्री है, इसको समझना पड़ेगा कि अटैकर ने हम पे अटैक क्यों किया, दूसरे पे क्यों नहीं किया। इसका अर्थ है कि जो सर्कमस्टांसेस थे वो अटैकर के अनुकूल थे और वो हमने बनाए थे, मेरे इर्द गिर्द वैसे सर्कमस्टांस थे। तो ये सबस्ट्रेट जो है इसका नेचर आमंत्रित करता है रिएजेंट को अटैक करने का, ठीक है। फिर जो अटैकर है उसका कैरेक्टर कैसा है, इसलिए कि अटैकर का कैरेक्टर जैसा होता है उसी तरह का इंटरमीडिएट बनता है साहब, ध्यान रखिएगा। इसलिए अटैकर का कैरेक्टर भी महत्व की बात है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं
मेन प्रोडक्ट को छोड़ के उनके सहायक प्रोडक्ट कैसे हैं, उनका नेचर क्या है, वो भी रिएक्शन को में जो बॉन्ड फिजन है उसको प्रभावित करते हैं। और कंडीशंस ऑफ रिएक्शन की परिस्थितियां भी करती हैं। लेकिन हम लोग रिएजेंट के बारे में जानेंगे कि रिएजेंट क्या है, वो कैसा होता है, वो क्यों अटैक करता है। इन तमाम सारे बातों की चर्चा भी हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। नोट्स बनाते रहिएगा, कोरोना से बचे रहिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। बदल गया परिवेश और इस बदले हुए परिवेश में आपको एडजस्ट करना है। आप बुद्धिमान हैं। थैंक यू।